ठीक है मैम, लाइव हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम। इल्मी सिटी के साथ मैं हूं आपकी होस्ट मैमूना नसीम। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं, इल्मी सिटी रोज़ कोई ना कोई ऐसा सेशन लेकर आता है जो कि सबके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होता है। इसी तरह आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एंड द स्टिग्मा रिगार्डिंग मेंटल इलनेस। पाकिस्तान में 50 मिलियन लोग जहनी बीमारियों, जहनी आर्जे में मुब्तला हैं, जिनमें से 30% लोग इस तरह के हैं जो कि मेंटल इलनेस में डिप्रेशन और एंजाइटी जैसी बीमारियों में मुब्तला हैं। और ये होती क्यों हैं, कैसे होती हैं, और हमारे मुल्क में किस तरह के जो है स्टिग्मास हैं इससे रिलेटेड, उस पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर हुमा असलम मौजूद हैं, जो कि पोस्ट ग्रेजुएट हैं साइकेट्री में। इसके अलावा आप कंसल्टेंट हैं गंगा राम हॉस्पिटल में। अस्सलाम वालेकुम मैम, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम। कैसी हैं मैमुना आप? जी, मैं अल्लाह का बिल्कुल शुक्र ठीक। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मैम, स्टार्ट करते हैं हम लोग। मैं व्यूअर्स से कहूँगी कि आज का सेशन ज़रूर देखें, और इसके अलावा जो है कमेंट्स से हमें हमसे जो भी आप इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं वो करें। हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग बेसिक चीज़ें जो हैं वो कवर करें इस सेशन में आज मेंटल इलनेस से रिलेटेड। मैम, राइट। मैं सबसे पहले आपसे कहूँगी कि आप बताएं कि पाकिस्तान में मेंटल इलनेस स्टिग्मा है क्या चीज़? मेंटल इलनेसेस का मेंटल इलनेसेस के बारे में नेगेटिव एटीट्यूड्स हैं लोगों के। इनको उतना अप्रिशिएट नहीं किया जाता, इनको इलनेस नहीं बेसिकली समझा जाता। इसमें बेसिकली अगर किसी को कोई मेंटल इलनेस होती है, कोई नफ्सियाती बीमारी होती है या कोई जहनी बीमारी होती है, तो उस बंदे को ब्लेम किया जाता है। कहा जाता है कि इट्स ऑल इन योर ओन माइंड, या आपके जहन में ही है और यू कैन ओवरकम इट, आप इसको खुद से ख़त्म कर सकते हैं। अपने मायूसी के ऊपर है, आपको ऐसा सोचने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। नमाज और कुरान की तरफ तवज्जो दो, ये सब ठीक हो जाएगा। इसमें तुम्हारा ही कसूर है। मतलब डिफरेंट तरह से उसी बंदे को ब्लेम किया जाता है और इसको एज एन इलनेस नहीं दिया जाता, जबकि वर्ल्ड वाइडली ये रिकग्नाइज्ड इलनेसेस हैं। जैसे फिजिकल इलनेसेस होती हैं, जैसे डायबिटीज होती है फॉर एग्जांपल। उसमें हमारे जिस्म में एक केमिकल है इंसुलिन, वो कम हो जाता है। हम इंसुलिन की कमी की वजह से डायबिटीज की बीमारी होती है। इसी तरह डिफरेंट मेंटल इलनेसेस हैं, वो हमारे दिमाग में डिफरेंट न्यूरोकेमिकल्स की इम्बैलेंस से होती हैं। और उसमें इस तरह की बातें करना और इसको एज एन इलनेस एक्सेप्ट ना करना और इसको सोशली टैबू करना कि तुम कोई पागल हो गए हो जो किसी डॉक्टर के पास जा रहे हो या साइकाइट्रिस्ट के पास जा रहे हो या माहिर इमराज नफ्सियात के पास जा रहे हो, तो तुम खुद ही इसको ओवरकम कर सकते हो, लोग क्या सोचेंगे। लड़कियों के बारे में स्पेशली कि इसकी पता नहीं शादी होगी कि नहीं अगर ये किसी साइकाइट्रिस्ट को दिखा रही है। मतलब इसको एज एन इलनेस एक्सेप्ट ना करना और इसके बारे में लोगों के नेगेटिव एटीट्यूड्स, लोगों की नेगेटिव सोच, उसी बंदे को ब्लेम करना। एक तो वो पहले ही मेंटली इल है, वो जहनी तौर पे बीमार है, तो उसको मजीद स्टिग्माटाइज करना, उसको मजीद ब्लेम करना और उसको किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास ना लेके जाना। अच्छा, हमें किस तरह पता चलेगा कि हम लोग जो है वो किसी न किसी बीमारी जो में है, जो मुब्तला होते हैं? फिजिकली तो हमें पता चल जाता है, लेकिन मेंटली हमें नहीं पता चलता, ताकि हम टाइम पे प्रॉपर्ली जो है वो डॉक्टर के पास फौरन से जाएं और इसका ट्रीटमेंट लें। अच्छा, उसमें मैमूना इस तरह है कि मेंटल इलनेसेस बेसिकली फिजिकल इलनेसेस की तरह बीमारियां हैं। जिस तरह फिजिकल इलनेसेस की कुछ सेट अलामात होती हैं, इसी तरह इनकी भी अलामात होती हैं, लेकिन इनके अलामात फिजिकल इलनेसेस से थोड़ी सी डिफरेंट है। इनके अलामात, मेंटल इलनेसेस की अलामात हमारे तीन जगहों पे नज़र आती हैं। हमारी थॉट्स में, हमारे थिंकिंग पैटर्न में, हमारे बिहेवियर में, हम जिस तरह हमारे रवैयों में, और हमारी फीलिंग्स या इमोशंस में। जिस तरह हम सोचते हैं, हमारा सोचने का तरीका, हमारे फील करने का फीलिंग्स, इमोशंस और हमारा बिहेवियर, हमारा रद्द अमल। जब भी इन तीन चीज़ों अलामतें नज़र आए, मतलब हमारा थिंकिंग पैटर्न पहले से डिफरेंट हो जाए, हम हमारी फीलिंग्स पहले से डिफरेंट हो जाएं,
या हमारा बिहेवियर पहले से डिफरेंट हो जाए। पहले गुस्सा नहीं आता था, बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लग पड़ा है। पहले लोगों से बहुत मिलना-जुलना था, अब लोगों से मिलना-जुलना कम कर दिया है। मतलब बिहेवियर में सिग्निफिकेंट चेंज आए, ठीक है? क्योंकि जो हम सोच रहे हैं या फ़ील कर रहे हैं वो तो हमें ही पता है, लेकिन दूसरों का हमारा बिहेवियर भी नज़र आता है, ठीक है? तो हमारे बिहेवियर में कोई सिग्निफिकेंट चेंजेस आए, हमारी थिंकिंग, हमारी इमोशंस, फीलिंग्स और हमारे बिहेवियर में सिग्निफिकेंट चेंजेस आए और इसकी वजह से हमारा जो डेली रूटीन लाइफ है वो इफेक्ट होना शुरू हो जाए। हम जो काम कर रहे थे, हम स्कूल कॉलेज जा रहे थे, हम वहाँ पे हमारी वर्क परफॉर्मेंस इफेक्ट होना शुरू हो गई है, हमारी एजुकेशनल डिक्लाइन आना शुरू हो गया है। इसी तरह अगर किसी काम करने वाली जगह पे जा रहे थे, अब छुट्टियां ज्यादा करनी शुरू कर दी हैं, असाइनमेंट्स मिलती हैं, उसको पूरा नहीं कर पाते, डेडलाइंस मीट नहीं कर पाते, हमारे रिलेशनशिप्स में डिक्लाइन आना शुरू हो गया है। लोगों से जैसे पहले मिलना जुलना था, अब किसी के साथ टाइम गुजारना अच्छा नहीं लगता, लोगों से मिलना जुलना अच्छा नहीं लगता। इसी तरह जो अपने रिश्तेदार हैं, फ्रेंड्स, फैमिलीज हैं, उनसे बात करने को दिल नहीं करता। तो ये सब चीजें हैं जिनमें अलामतें आती हैं। अच्छा, एक तो हमारे जो है वो ये भी चीज़ आती है पाकिस्तान में कि अगर कोई बीमारी इस तरह है ज़हनी तौर पे। हेलो? जी। अच्छा, एक हमारे पास ये भी चीज़ आती है कि अगर कोई ज़हनी तौर पर बीमार है, उसको कह देते हैं कि हम लोग इसके ऊपर जिन चढ़ गया होगा या इसके जो है ये जानबूझ के करे, जिस तरह कि आपने पहले कहा। तो उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? इज़ दिस अ लिटरेसी थिंग, या हम लोग जो है वो बस एक ख़त्म नहीं करना चाह रहे इस चीज़ को? इसमें मैमूना ये हमारे सारे रवैये हैं जो जिसकी वजह से अक्सर ट्रीटमेंट में बहुत डिले आ जाता है। जी। जिस तरह फिजिकल इलनेस होती है, डायबिटीज है, अगर किसी को हो और वो टाइमली फिजिशियन को ना दिखाए और लेट करे, तो क्या डायबिटीज ठीक होगी या मजीद खराब होगी? डेफिनेटली खराब होगी, सिम्टम्स जी। मजीद वर्स होंगी। इसी तरह मेंटल इलनेसेस में भी है कि जितना आप जल्दी फिजिशियन को, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल को कंसल्ट कर लेते हैं, उतना बेहतरी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो हमारे ये जो रवैये हैं कि उसी को ब्लेम करना कि इट्स ऑल इन योर हेड और आप सब कंट्रोल कर सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। और या फिर अगर थोड़ा सा मजीद बिहेवियरल चेंजेस आती हैं और मजीद सिग्निफिकेंट डिक्लाइन आना शुरू होता है, तो उसको पीर फकीर के पास लेके जाया जाता है कि इसको कोई जिन्नों का साया हो हुँ। गया है, कोई स्पिरिचुअल अमल हो गया है, इस पे काला जादू हो गया है, इस वजह से ये ऐसे कर रहे हैं। क्योंकि मेंटल इलनेस ना क्योंकि मैंने आपको पहले बताया, इनकी अलामतें हमारे सोचने समझने का तरीका चेंज होता है, हमारे फील करने का चेंज होता है, हमारे बिहेवियर चेंज होता है। तो ये सब चीजें ऐसा लगता है कोई हवाई ताकतें कंट्रोल कर रही हैं इसको, किसी ने काला जा डेफिनेटली वो पहले ऐसा नहीं था। और मेंटल इलनेसेस सामने ही ऐसे आती हैं कि पहले वो बंदा वैसा नहीं होता और उसके अचानक से बिहेवियर में, थिंकिंग में, फीलिंग्स में चेंजेस आती हैं और वो उसके दिमाग में केमिकल्स के इम्बैलेंस से आती हैं। तो इसकी एक तो वजह ये है कि हमारी इग्नोरेंस, हमारा लिटरेसी लेवल वो नहीं है कि हम इन चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकें। और दूसरा, हम इसको पर्सनल वीकनेस अभी तक समझते हैं, ठीक है? हमारे यहाँ ये बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट पाया जाता है कि मेंटल इलनेसेस बेसिकली मज़हब से दूर होने की वजह से होती हैं। हम एक तो हर एक जगह पे मज़हब को लाज़मी लेके आते हैं कि हर चीज़ मज़हब की दूरी का नतीजा होती है। अगर इस तरह होता तो कभी भी किसी बहुत मज़हबी बंदे में मेंटल इलनेसेस ना होती। तो ऐसा इसका इस चीज़ से कोई ताल्लुक नहीं है कि आप कितने मज़हबी हैं और आप मज़हब एक प्रोटेक्टिव फैक्टर ज़रूर हो सकता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आप बहुत ज़्यादा मज़हब की तरफ आपकी इंक्लिनेशन है तो आपको मेंटल इलनेसेस नहीं होंगी। इस तरह बहुत सारे प्रोटेक्टिव फैक्टर्स हैं जो मेंटल इलनेसेस के लिए प्रोटेक्टिव फैक्टर का रोल अदा करते हैं और अगर वो आप चीज़ें अपनाते हैं तो चांसेस कम हो जाते हैं। लेकिन मेंटल इलनेस किसी को भी हो सकती है, जिस तरह फिजिकल इलनेस किसी को भी हो सकती है, इसी तरह मेंटल इलनेस भी किसी को भी हो सकती है और ये कोई करैक्टर का फ्लॉ नहीं है, ये उसकी पर्सनल वीकनेस नहीं है। इसका इन चीज़ों से कोई ताल्लुक नहीं है। ये दिमाग में कुछ केमिकल्स के इम्बैलेंस से होती हैं, ये प्रूवन चीज़ें हैं, प्रूवन बीमारियां हैं और इनके लिए भी उसी तरह ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है जिस तरह फिजिकल इलनेसेस को एड्रेस करने की ज़रूरत होती है।
अच्छा, आपको लगता है कि मास मीडिया जो है वो रीज़न है हम स्टिग्मेटाइज़ेशन का, क्योंकि जो एक मेंटली इल बंदा दिखाते हैं, उसको यूजुअली दिखाते हैं कि वो बहुत फ़नी है, वो कुछ भी कर रहा है, लेकिन वो एग्जैक्ट। एक्चुअली वो हम्म। डिप्रेस होता है, और हम्म। लोग जो है इस चीज़ को सीरियस नहीं ले हाँ। रहे हैं इस वजह से। मेमोना, ये आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट बताया है। वी ऑल नीड टू रेज वॉइस अगेंस्ट इट, क्योंकि हमारे मीडिया में अभी तक ऐसी चीजें शो की जाती हैं और ये चीजें भी बताई जाती हैं। जैसे अगर मैं एक पिछले दिनों कोई ऐसा एक ड्रामा सीरियल देख रही थी, उसमें वो उसको लेके जाता है, उसको लड़की को ख्वाब आ रहे होते हैं, वो लेके जाता है उसको किसी साइकाइट्रिस्ट के पास, तो वो आगे से कहती है कि मैं कोई पागल हूँ जो तुम मुझे साइकाइट्रिस्ट के पास लेके आ रहे हो। मतलब इस चीज को एड्रेस करने की जरूरत है कि सिर्फ पागल होना, और पागल इज अ वेरी लेमैन टर्म, पागल होना साइकाइट्रिस्ट के पास जाने की वजह नहीं होता। मेंटली इल होने का ये मतलब नहीं है कि आप सेम स्टेट ऑफ माइंड में नहीं रहे। असल में मेंटल इलनेसेस पूरा एक कंटिन्यूम का नाम है, ठीक है, जिसके सब एक तसलसल का नाम है, एक पूरा तसलसल है जिसके सबसे नीचे वो लोग होते हैं जो मेंटली इल होते हैं, और सबसे भी होते हैं। हम में से हर कोई इसके किसी ना किसी स्टेप पे खड़ा होता है। और हम सबका फर्ज बनता है कि एक दूसरे को मोटिवेट करके उनकी मेंटल हेल्थ को अपलिफ्ट किया जाए और उसे ऊपर लेके आया जाए। और ये तभी मुमकिन है जब हम मेंटल हेल्थ के बारे में बात करें ओपनली। इट्स नथिंग बैड इन बीइंग डिप्रेस्ड और एंशियस। हम लोग अपनी मेंटल इलनेसेस छुपाते हैं, हम बताना नहीं चाहते, क्योंकि होता क्या है कि जब मैं किसी को ये बताती हूँ कि मैं बहुत डिप्रेस फील कर रही हूँ, मेरा किसी काम में दिल नहीं लग रहा, मेरा बहुत रोने को दिल कर रहा है, मुझे अपने आप को खत्म करने के ख्यालात आ रहे हैं, तो अगली बात जो मुझे सुनने को मिलती है वो यही मिलती है कि ये तुम्हारा ही कसूर है, तुम ऐसे करती थी, तुम ये कर रही थी, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। जब मुझे ही मेरी मेंटल इलनेस पे ब्लेम करना है, तो व्हाई शुड आई डिस्कस माय मेंटल हेल्थ विद एनीवन। तो जब मैं बताना शुरू करती हूँ, जब सिग्निफिकेंट मसला आना शुरू हो जाता है और जब मेरे कंट्रोल में नहीं रहता, और लोगों को मैं बिल्कुल लोगों से मिलना जुलना बंद कर देती हूँ, या मैं अपने आप को किसी तरह सेल्फ हार्म कर रही हूँ। और अभी आप देखती होंगी सोसाइटी में सुसाइड का ट्रेंड काफी बढ़ गया है, जी। जो कि ये शो करता है कि हम लोग मेंटल इलनेसेस को कोई अहमियत नहीं दे रहे। और हर वो बंदा जो सुसाइड कर रहा है, बेसिकली वो इस पॉइंट तक पहुंच चुका था जहां उससे कोई सुसाइड के अलावा कोई सोल्यूशन नजर नहीं आ रहा था, और वो सुसाइड रोकी जा सकती थी अगर उसको प्रॉपरली एड्रेस कर लिया जाता। तो अगर मुआशरे में एक सुसाइड होती है, तो उसमें उस बंदे से ज्यादा उसके आसपास के लोगों का कसूर होता है कि वो क्यों नहीं उसके मसले को एड्रेस किया गया, क्यों वो इस पॉइंट पे पहुंचा के उसे लगा के उसकी प्रॉब्लम का हल ही अपनी लाइफ खत्म करना है। अच्छा, ऑडियंस को मैं एक बार टॉपिक दोबारा से बता दूं। हमारा जो टॉपिक है वो है एंड द स्टिग्मा रिगार्डिंग मेंटल इलनेस। हमारे माशरे में जो एक स्टिग्मा क्रिएट हुआ हुआ है दिमागी बीमारियों से रिलेटेड, इसके ऊपर हम बात करेंगे। और ऑडियंस के क्वेश्चन जो है वो मैं 10 मिनट के बाद लूँगी, तो प्लीज़ आप लोग जो है वो क्वेश्चन कंटिन्यू रखें, और डॉक्टर साहबा जो हैं वो आप लोगों के क्वेश्चन के जो हैं वो जवाब ज़रूर देंगी। अच्छा डॉक्टर साहबा, आप एक होते हैं ब्रोकन मैरिज, ठीक है। अभी हमारे पास एक क्वेश्चन भी आया था कि ब्रोकन मैरिज किस तरह आपको जो है वो डिप्रेशन के अंदर लेकर आता है और इसका हल क्या है? अच्छा, देखें, वो इसकी डिफरेंट वजह हो सकती है। ब्रोकन मैरिज डेफिनेटली एक स्ट्रेसफुल इंसिडेंट है। अच्छा, मेंटल इलनेसेस की डिफरेंट वजूहत होती हैं, ठीक है। ये जी। अगर देखा जाए कि ये क्यों होती हैं, तो इसकी डिफरेंट वजूहत होती है। एक तो ये कि जेनेटिक कंपोनेंट इनका काफ़ी स्ट्रांग होता है, कि अगर फैमिली में किसी को पेरेंट्स में या पेरेंट्स के बहन भाइयों में किसी को मेंटल इलनेस है, तो बच्चों में भी मेंटल इलनेस आ सकती है, ठीक है। लेकिन इसकी जीन्स तब तक एक्सप्रेस नहीं करती जब तक कोई स्ट्रेसफुल इवेंट नहीं होता, ठीक है। और ये ठीक है। भी देखा गया है कि जिन लोगों में डिप्रेशन, एंजाइटी या कोई और मेंटल इलनेस आती है, उनके पिछले 6 महीनों में बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट्स का सामना था, जिसमें से जो कॉमन स्ट्रेसफुल इवेंट्स हैं वो ये कि शादी का खत्म हो जाना, शादी का ना चल पाना, जॉब का खत्म हो जाना, एग्जाम में फेल हो जाना, कुछ इस तरह की चीजें हैं जो कॉमन स्ट्रेसफुल इवेंट्स हैं, ठीक है। तो शादी का खत्म हो जाना एक बहुत स्ट्रेसफुल इवेंट है, और हमारी सोसाइटी में ये बहुत बड़ा स्ट्रेसफुल जी। इवेंट है, ठीक है।
स्पेशली खवातीन के लिए, क्योंकि ब्लेम ले दे के उसी को किया जाता है, शादी की खत्म होने की वजह उसी को करार दिया जाता है। तो डेफिनेटली इसका एक बड़ा टॉल होता है उसके माइंड पे, उसके मेंटल स्टेट पे, और वो काफी ज्यादा इफेक्ट होती है और डिप्रेशन में, एंजाइटी में जा सकती है। इवन फॉर मेल्स, मर्द भी जा सकते हैं। शादी खत्म क्यों होती है, इसकी तो डिफरेंट वजूहात है, इसकी तो बहुत सारी वजूहात है। पर्सनालिटी क्लैश हो सकता है, डिफरेंट इश्यूज हो सकते हैं, कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ, कुछ और मसले हो गए, फाइनेंशियल इश्यूज हो गए, इन लॉज के साथ मसले हो गए, डिफरेंट चीजें हो सकती हैं। वो तो हर हर मतलब जो भी शादी खत्म हुई है उसकी डिटेल्स में जाके ही पता लग सकता है कि क्या मसला हुआ था। एक ये भी बात आती है कि हम लोग जो है वो अपनी फैमिली वालों को जो है वो बता नहीं सक रहे होते हैं कि हम जो है वो इस तरह की कोई ना कोई चीज़ जो है वो फेस कर रहे हैं। तो हम किस तरह अपनी फैमिली को जो है वो बताएं कि ये इश्यूज हमारे साथ हो रहे हैं, हम लोग डॉक्टर के पास जाना चाहते हैं, या वो जो है हम डॉक्टर के पास लेकर जाएं? क्योंकि ऑब्वियसली आपने जिस तरह इसमें बताया कि जो है वो मजाक उड़ाते हैं या कह देते हैं जिन है या तुम्हारी अपनी सोच है, इस तरह की बातें हो रही होती हैं बीच में। राइट, इसमें कोई ना कोई तो फैमिली में, फ्रेंड्स में कोई ना कोई तो ऐसा बंदा होगा जो आपकी बात समझ सकता है, जो आपकी बात सुन सकता है। उससे बात करनी चाहिए, लाजमी तौर पे बात करनी चाहिए। इस स्टिग्मा को हम खुद ही खत्म कर सकते हैं। हम में से हर एक का रोल है इस स्टिग्मा को खत्म करने का। हमें बात करनी चाहिए और ओपनली बात करनी चाहिए कि मैं ऐसा फील कर रहा हूँ और मेरे कंट्रोल में नहीं है। कल जैसे मैं कल इसी तरह मेरे पास एक फीमेल कंसल्ट कर रही थी फॉर हर एंजाइटी इश्यूज और पैनिक अटैक्स। उसे पैनिक अटैक हुआ और उसने बहन को फोन किया, तो उसने कहा कि तुम खुद नहीं इसको खत्म करना चाहती। स्टेटमेंट थी। तो उसके बाद शी इमीडिएटली बुक सेशन विद मी और इतना रोते हुए कि उसने मुझे ये कहा, मैं तो हर अपनी एफर्ट कर रही हूँ इस चीज को खत्म करने के। सो उस बंदे से बात करनी है जो आपकी बात को समझता है। और एक आधा बंदा ऐसा होगा आपके फ्रेंड्स में, आपकी फैमिली में, जो आपकी इस कंडीशन को समझेगा कि आप ये खुद से नहीं कर रहे, बिकॉज मेंटल इलनेसेस खुद से नहीं लाई जाती। आपका बस नहीं चलता इन चीजों पे। कौन चाहता है कि पहले वो इतना ब्राइट स्टूडेंट था और अब वो अपने उस जो एजुकेशनल परफॉर्मेंस है उसको मेंटेन नहीं कर पा रहा और उसे हर तरफ से बातें सुननी पड़ रही हैं और फिर घर वाले भी मजीद बातें सुना रहे हैं कि यू आर नॉट डूइंग इट, और हालांकि उससे पहले वो कर रहा था। तो आप ना कि उसके इश्यूज को आइडेंटिफाई किया जाए और उससे बात की जाए कि अब ऐसे क्या वजह हो गई जो अब आप नहीं कर पा रहे, पहले आप कर पा रहे थे। उसको मजीद ब्लेम किया जाता है और ये सब चीजें मेंटल इलनेसेस को मजीद बढ़ाती हैं। तो उसमें जो करना चाहिए हमें एज ए, अगर हमसे कोई अपना मेंटल हेल्थ इशू डिस्कस करता है, हमें सिर्फ अपना लिसनिंग एंड देना चाहिए, हमें उसकी बात सुननी चाहिए, उससे जज नहीं करना। उसकी मेंटल इलनेस की बेस पे उसको जज नहीं करना, उसको बुरा साबित नहीं करना, उसे ये नहीं कहना कि ये सब तुम्हारे कंट्रोल में है। उसके कंट्रोल में होता तो वो हमसे बात करने से पहले ही उस चीज को कंट्रोल कर लेता। वो पता नहीं कितना ज्यादा अपना कितना ज्यादा कोशिश करके हमसे बात कर रहा है। तो हमने उसको डिस्करेज नहीं करना, उसको जज नहीं करना, हमने उसकी बात सुननी है और उसे ये एहसास दिलाना है कि हम उसके साथ खड़े हैं। मैं आपसे प्यार करती हूँ, मैं आपकी सपोर्ट में खड़ी हूँ, मैं आपके साथ खड़ी हूँ। आपको और उसको इनकरेज करना है कि वो किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास जाए और अपने इश्यूज डिस्कस करे, क्योंकि हर चीज एक एक्सपर्ट के पास, उस चीज अगर कोई बीमारी है तो उसके एक्सपर्ट के पास जाना चाहिए, राइट। तो राइट। हम इंस्टेड ऑफ गिविंग हिम और हर सर्टेन एडवाइजेज, आप ये कर लो वो कर लो, वो सब शायद अपने तौर पे बहुत ट्राई कर चुका और हमारे पास वो तब आया जब उसकी बस हो चुकी। उस जी। टाइम सिर्फ उसकी बात सुननी है, उसको जज नहीं करना, उसको डिस्करेज नहीं करना, उसको ये एहसास दिलाना है कि आप उसके साथ खड़े हैं और उससे इनकरेज करना है कि वो किसी एक्सपर्ट के पास जाए, किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास जाए और हेल्प ले, क्योंकि हेल्प से चीजें ठीक हो जाती हैं। डिप्रेशन, एंजाइटी 100% क्योरेबल डिजीजेस हैं, ये जी। ठीक हो जाती हैं।
अच्छा, हमारे पास क्वेश्चन आया था अभी, हाउ टू अवॉइड नेगेटिव थॉट्स, क्योंकि ये भी एक चीज एक स्टार्टिंग ही है डिप्रेशन या एंजाइटी की तरफ कि हेलो। हमारे दिमाग। हेलो जी, हेलो, कैन यू हियर मी मैम? हमारा मैम के साथ जो है वो कनेक्शन लॉस हो गया है। प्लीज़ आप लोग जो है वो क्वेश्चंस करें, क्योंकि हम लोग इसके बाद जो है वो आप लोगों के क्वेश्चंस उठाएंगे। और ये याद रखें कि पाकिस्तान में जो है वो बहुत ज़्यादा घर घर में एटलीस्ट एक या दो इंसान इस तरह के हैं जो कि डिप्रेशन या एनजाइटी के साथ जो हैं वो अ, लड़ रहे हैं। अच्छा मैम, जी सॉरी। हमारे पास क्वेश्चन था कि हाउ टू अवॉइड नेगेटिव थॉट्स फ्रॉम माइंड। अच्छा, इसमें मेमूना नेगेटिव थॉट्स बेसिकली डिप्रेशन का पार्ट हो सकती हैं, एंजाइटी का पार्ट हो सकती हैं। अगर तो सिर्फ नेगेटिव थॉट्स आ रही हैं, देखें अगर मेंटल इलनेसेस को देखा जाए तो इनके 3 मेन कंपोनेंट होते हैं। एक फिजिकल कंपोनेंट होता है, एक साइकोलॉजिकल कंपोनेंट होता है, एक स्पिरिचुअल कंपोनेंट होता है, ठीक है। और मेंटल इलनेसेस को पूरी तरह ठीक करने के लिए इन तीनों कंपोनेंट्स को एड्रेस करना जरूरी है। और अगर हम ये अपने तीनों कंपोनेंट्स पे पहले से ही काम करेंगे तो हम मेंटल इलनेसेस से अपने आप को महफूज भी रख सकते हैं, ठीक है। जी तो इसका जो आजकल एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन है कि आजकल इतना डिप्रेशन, इतना एंजाइटी, तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे पेरेंट्स में या हमारे फोर फादर्स में तो इतनी मेंटल इलनेसेस नहीं थी, आज आके क्या हो गया। जी तो हमारे लाइफस्टाइल का इसमें सिग्निफिकेंट रोल है। हमारी डाइट का, हमने अक्सर सुना होगा कि वी आर व्हाट वी ईट, एंड हम जो सोचते हैं उसका भी डायरेक्ट ताल्लुक हमारी डाइट के साथ होता है। हमारी जी डाइट, हमारी ईटिंग हैबिट्स बहुत पुअर है, हम बहुत ज्यादा रिलाई कर रहे होते हैं जंक फूड, फास्ट फूड पे। हम ये सारी ड्रिंक्स, बहुत ज्यादा एनर्जी ड्रिंक्स और कैफिनेटेड ड्रिंक्स बहुत ज्यादा कंज्यूम कर रहे होते हैं, फिजी ड्रिंक्स बहुत ज्यादा कंज्यूम कर रहे होते हैं, और ये सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती हैं कि हमारा थिंकिंग पैटर्न क्या होता है, हम किस तरह चीजों को सोचते हैं और हम किस तरह फील करते हैं। तो उसमें कुछ देखा गया है कि ये जो प्रोसेस्ड फूड है जितनी भी, जिसमें वाइट वाइट जैसे मैदा होता है, मैदे वाली चीजें जितनी भी, नान हो गया, बर्गर्स हो गए, इसी तरह रिफाइंड और प्रोसेस्ड फूड, कैन फूड्स जो कैन में आती हैं, जो पिज्जा, ये सब चीजें हमारी डाइट में जो सिग्निफिकेंट वाइटल कंपोनेंट है, विटामिन्स हैं, उनको कम करती हैं। इसमें ज्यादा मेन रोल है B6 का, विटामिन B6 का, B12 का, और हमारे जिंक का, कैल्शियम का, मैग्नीशियम का, और फॉलिक एसिड का। ये सब चीजें अगर डिप्लीट होती हैं तो हम डिप्रेशन या एंजाइटी की तरफ जाने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो हमें अपनी डाइट एक अच्छी रखनी है, हमें स्लीपिंग हैबिट्स अपनी इम्प्रूव करनी है, क्योंकि जो रात की 7-8 घंटे की स्लीप होती है वो मैंडेटरी होती है फॉर हेल्दी माइंड। और अगर हमारी नींद पूरी नहीं होती तो हम एजिटेटेड होते हैं, हम अच्छे तरीके से सोच नहीं पा रहे होते, हर चीज नेगेटिव ले रहे होते हैं। तो नींद अच्छी रखना बहुत जरूरी है। और आजकल नींद डिस्टर्ब होना एक बहुत कॉमन इशू है, क्योंकि यंग जनरेशन रात को सारी जाग रही है, दिन को सो रही है, और आजकल स्लीप पैटर्न बहुत डिस्टर्ब हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है। और सबसे आखिर में हमारा जो सिडेंट्री लाइफस्टाइल है, हमारी कोई एक्टिविटीज नहीं है, हम कंप्यूटर्स और फोन्स और लैपटॉप्स के आगे बैठे रहते हैं और कोई एक्टिविटी नहीं होती, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा मेंटल इलनेसेस बढ़ रही हैं। ये सब वजह हो सकती हैं। अच्छा, आप बता दें प्लीज साइन एंड सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन, प्लस साथ एंजाइटी के भी बता दें। राइट। इसमें डिप्रेशन जो है ना, बेसिकली डिप्रेशन में 3 मेन सिम्टम्स होते हैं और 7 एसोसिएटेड सिम्टम्स होते हैं, ठीक है। 3 मेन सिम्टम्स में सबसे पहले लो मूड रहता है फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द डे, ऑलमोस्ट एवरी डे। डिप्रेशन का लो मूड नॉर्मल लो मूड से थोड़ा डिफरेंट होता है।
अगर आप एग्जाम में फेल हो जाएं तो नेचुरल सी बात है, आप लो फील करेंगे। उसका ये मतलब नहीं है कि आप डिप्रेशन में हैं, क्योंकि अगर आप उदास हैं, लो फील कर रहे हैं, लेकिन अभी थोड़ी देर बाद आपका कोई दोस्त आया कि चलो आओ आउटिंग करते हैं, तो आपका मूड बेहतर भी हो जाता है। डिप्रेशन का जो लो मूड है वो कंटिन्यूअस लो मूड रहता है, और वो नॉर्मल मूड एलिवेटर्स से बेहतर नहीं होता। जैसे आपको पहले दोस्तों के साथ जाना अच्छा लगता था, या फ्रेंड्स के साथ मूवी देखना अच्छा लगता था, तो अब आपका इन चीजों में भी मूड बेहतर नहीं होता। एक तो लो मूड होता है, कंसिस्टेंट लो मूड होता है, फिर आप हर टाइम अपने आप को बहुत थका थका महसूस करते हैं, एनर्जी ऐसे लगता है जिस तरह ड्रेन हो चुकी है। आपको छोटा सा काम भी करने के लिए लगता है कि बहुत बड़ी एफर्ट लगेगी, किचन से पानी का ग्लास लाना भी एक बहुत बड़ा टास्क लग रहा होता है। आप बिल्कुल ऐसा लग रहा होता है कि आपकी एनर्जी खत्म हो चुकी है। और तीसरा, जो पहले एक्टिविटीज आपके लिए प्लेयरेबल थी, जिनमें आपको मजा आता था, जैसे आपको टीवी शो कोई अच्छा लगता था और उसमें आप एंजॉय करते थे, या आपको बुक्स पढ़ना अच्छा लगता था, गार्डनिंग करना अच्छा लगता था, कुकिंग करना अच्छा लगता था, अब उन एक्टिविटीज में भी आपको कोई खुशी का एहसास नहीं होता। ये 3 इसकी मेन सिम्टम्स हैं। इसके अलावा 7 एसोसिएटेड सिम्टम्स हैं, जिसमें आपकी नींद डिस्टर्ब हो जाती है, आपकी भूख डिस्टर्ब हो जाती है, आप अपने आप को होपलेस फील करते हैं, आपको लगता है कि फ्यूचर में भी आपके साथ कुछ अच्छा नहीं होगा, और अपने आपको गिल्ट में महसूस करते हैं, ऐसा लगता है कि आप ही बुरे हैं जिसकी वजह से आपके साथ ये सब कुछ हो रहा है। नेगेटिव ख्यालात आते हैं, सेल्फ एस्टीम लो हो जाती है, कॉन्फिडेंस और कंसंट्रेशन कम हो जाती है, और एट टाइम्स अपने आप को नुकसान पहुंचाने के ख्यालात आते हैं, खुदकुशी के ख्यालात आते हैं। अच्छा मैम, एक क्वेश्चन हमारे पास है, हाउ एन अनसक्सेसफुल मैरिज लीड्स टू डिप्रेशन। फिर वही केस, अनसक्सेसफुल मैरिज जो है वो डिप्रेशन की तरफ किस तरह लेके जाती है? अच्छा, ये आतिश साहब ने पूछा। आतिश, क्योंकि ये एक सिग्निफिकेंट स्ट्रेसफुल इवेंट है, और डिप्रेशन का ताल्लुक डायरेक्टली स्ट्रेस से होता है, कि अगर आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेसर्स हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशंस का सामना है, तो चांसेस आर देयर कि आप डिप्रेशन में जा सकते हैं। तो अनसक्सेसफुल मैरिज या ब्रोकन मैरिज एकदम से नहीं अनसक्सेसफुल हो जाती, एकदम से नहीं खत्म हो जाती। उसके पहले एक इवेंट्स होते हैं, बेशुमार लड़ाइयाँ होती हैं, बेशुमार झगड़े होते हैं, बेशुमार डिस्कशंस होती हैं, और ये सब आपको बेसिकली डिप्रेशन की तरफ लीड कर सकती है, क्योंकि वो सिग्निफिकेंट स्ट्रेस कैरी कर रही होती है। मैम, इस तरह भी होता है कि क्या कहते हैं, हम हमारे जो है वो बच्चों को प्रॉपर जो है वो एजुकेशन नहीं दी जा रही। तो आपको लगता है कि अगर हम लोग अपने बच्चों को जिस तरह वेस्ट में स्टार्टिंग से ही उन लोगों को चाहे डिप्रेशन, एंजाइटी और भी जितनी भी मेंटल इलनेस से रिलेटेड चीज़ें हैं वो बच्चों को पढ़ाई जाती है, तो डू यू थिंक कि हमें भी इस तरह करना चाहिए? अगर स्कूल्स में नहीं तो एटलीस्ट घरों में हमें जो है वो स्टार्ट करना चाहिए बच्चों को। उसमें देखिए, एंजाइटी, अभी आपने पूछा था कि एंजाइटी के सिम्टम्स क्या। एंजाइटी में ज़्यादा फिजिकल सिम्टम्स सामने आती हैं, जैसे इसमें हर सिस्टम की सिम्टम सामने आती हैं। हमारा अगर सीबीएस की बात करें, उसमें हमारा दिल तेज तेज धड़क सकता है, दिल की धड़कन की आवाज़ खुद को सुनाई देती है, हार्ट रेट बढ़ जाता है, कोई बीट मिस हो सकती है, हमारे सांस उखड़ के आ सकता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमें सांस लेने में डिफिकल्टी आ सकती है, सांस तेज तेज हाइपर वेंटिलेशन हो सकती है। अगर जीआईटी की बात करें तो एब्डोमिनल क्रैम्प्स हो सकते हैं, पेट में दर्द, हजम निज़ाम हजम के कुछ मसले हो सकते हैं, नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया या कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, डिजीनेस, हेडेक हो सकती है, हाथ कांप सकते हैं, हाथों में पसीना आ सकता है, हाथ पांव ठंडे हो जाते हैं, जिस्म पे पसीना आ जाता है, तो कोई हिस्सा नम हो जाता है। ये एंजाइटी में ज्यादा फिजिकल सिम्टम सामने आती हैं, और एंजाइटी के पीछे मेन कंपोनेंट होता है फियर का, खौफजदा करने वाली थॉट्स होती हैं। डिप्रेशन में पीछे कंपोनेंट होता है लॉस का, नेगेटिव चीजें ज्यादा होती हैं। इसमें फियर होता है, उसमें लॉस होता है। तो पीछे एक तो बैकग्राउंड में थॉट प्रोसेस डिफरेंट होता है और सिम्टम्स डिफरेंट होती हैं। एंजाइटी में ज्यादा फिजिकल सिम्टम्स होती हैं।
अभी आपने पूछा कि हमें, जी डेफिनेटली हमें अवेयरनेस देने की ज़रूरत है। मेरा इसमें ख़्याल ये है कि हर एक स्कूल या कॉलेज के साथ डेफिनेटली एक साइकोलॉजिस्ट को तो मस्ट अटैच होना चाहिए और एक कोई ना कोई साइकाइट्रिस्ट भी ऑन बोर्ड होना चाहिए, राइट? क्योंकि हमारे पास साइकाइट्रिस्ट कम है। बेसिकली साइकाइट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट में थोड़ा सा डिफरेंस है। साइकोलॉजिस्ट टॉक थेरेपी और काउंसलिंग से इलाज करते हैं और साइकाइट्रिस्ट आर प्रॉपर डॉक्टर्स जो अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन साइकाइट्री में करते हैं। हमारे पास वी आर हैविंग वेरी फ्यू साइकाइट्रिस्ट पाकिस्तान में। तो साइकोलॉजिस्ट काफ़ी ज़्यादा हैं। तो हर स्कूल या कॉलेज को एक साइकोलॉजिस्ट अपने साथ लाजमी अटैच करना चाहिए ताकि बच्चों के बिहेवियरल इश्यूज और बच्चों के चेंजेस आ रही हैं, उनके कोई रवैये में तब्दीली आ रही है। हमारे कॉमन स्कूल में बुलिंग का बहुत इशू है, बॉडी शेमिंग का बहुत इशू है। इन सब चीज़ों को एड्रेस किया जा सके, ठीक है। और दूसरा, हमारे कोई ना कोई साइकाइट्रिस्ट भी ऑन बोर्ड होना चाहिए ताकि अगर मेडिसिनल हेल्प की ज़रूरत है तो उससे कांटेक्ट किया जा सके। अपने तौर पे हमें डेफिनेटली अवेयरनेस क्रिएट करने की ज़रूरत है। अगर हमारा कोई बच्चा कंप्लेन करता है कि उसके साथ ये हो रहा है या हमारा कोई फ्रेंड, फैमिली मेंबर ये कंप्लेन करता है कि वो ऐसा फील कर रहा है, तो उससे डिस्करेज करने की ज़रूरत नहीं है, उसे जज करने की ज़रूरत नहीं है, उसे एनकरेज करना चाहिए, उसको अपनी स्पोर्ट का एहसास दिलाना चाहिए और उसे कहना चाहिए कि वो किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल की हेल्प सीख करे। अब उसमें हमें अपना नॉलेज भी बढ़ाने की ज़रूरत है। हम सबको आइडिया होना चाहिए कि व्हाट एग्जैक्टली डिप्रेशन इज़, व्हाट एग्जैक्टली एंग्जाइटी इज़, ताकि अगर कोई हमारे पास इस तरह की बात करता है तो हमें पता हो कि वो किस फेज से गुजर रहा है और उसको किस तरह हेल्प आउट करना है। मैम किस तरह जो है वो हम बिल्कुल एंडिंग में आएंगे, आप मुझे सॉल्यूशन बता दें कि किस तरह हम लोग जो है वो अगर एक डिप्रेस्ड इंसान है या इसको एंजाइटी है, जी, हम लोग किस तरह उसको घर में जो है वो हेल्प आउट कर सकें। डॉक्टर के राइट। पास वो मेमुना, रोकर आ इससे गया है पहले तो एक एक क्वेश्चन भी मुझे नजर आ रहा है। आई एम सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन, आई वाज क्योर्ड बट आफ्टर 5 months ऑफ डिस्पेयर एंड होपलेसनेस देयर इज नो क्योर। थैंक यू। शायद ऐसा बिल्कुल नहीं है। डिप्रेशन और एंजाइटी काबिले इलाज बीमारियां हैं। एक तो ये कि फॉर फर्स्ट एपिसोड ऑफ डिप्रेशन अगर आप ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं, अगर आप दिस इज व्हाट योर मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल शुड डिसाइड कि आया आपको साइकोलॉजिकल हेल्प की ज़रूरत है या फिर आपको मेडिसिनल हेल्प की ज़रूरत है, ठीक है। मेडिसिनल हेल्प की तरफ जाते हैं तो आपको तकरीबन 6 से 9 महीने दवाई लेनी होती है और सिर्फ दवाई के साथ नहीं लेनी होती, दवाई के साथ साथ अपना लाइफस्टाइल बेहतर करना होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि हमें अपनी ईटिंग हैबिट्स बेहतर करनी है, हमें अपनी स्लीपिंग हैबिट्स बेहतर करनी है, हमें एक्सरसाइज की रूटीन अपनानी है। अगर ये काम नहीं करते तो फिर तो इसी वजह से जैसे मुझे लगता है कि ये जो एज है, बेसिकली ये जो एरा है, ये बेसिकली डिप्रेशन का एरा है। हम लोग डिप्रेशन में ही रह रहे हैं। हर दूसरा तीसरा बंदा किसी ना किसी तौर पे इफेक्ट हुआ है। तो ये चीज, इस चीज में हमारा लाइफस्टाइल बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर रहा है। हमारी ईटिंग हैबिट्स, हमारी स्लीपिंग हैबिट्स, हमारा सेडेंट्री लाइफस्टाइल, ये सब लीड करते हैं डिप्रेशन की तरफ। एक कंपटीशन, अनड्यू कंपटीशन है। जैसे पहले हमसे पिछली जनरेशन जो थी, तब फेसबुक नहीं थी, तब व्हाट्सएप नहीं था, तो हम कंपेयर नहीं कर सकते थे अपने आप को। आजकल तो इतना हर कोई अपनी अपनी लाइफ का बहुत अच्छा पार्ट, अपनी लाइफ का अच्छा पार्ट फेसबुक पे कर देता है और बाकी लोग कंपैरिजन में चले जाते हैं कि वो इतना खुश है और मैं इतना ज्यादा, मेरी लाइफ में ये सब कुछ हो रहा है। मतलब वो अपना सिर्फ अच्छा पार्ट दिखा रहा होता है, वो हैपनिंग पार्ट दिखा रहा होता है। और अनड्यू कंपटीशन, अनड्यू कंपैरिजन शुरू हो जाते हैं। तो ये सब चीजें हमें डिप्रेशन की तरफ लीड कर रही हैं, हमें एंजाइटी की तरफ लीड कर रही हैं। तो डिप्रेशन को मुकम्मल तौर पे ख़त्म करने के लिए एक तो जो आपके साइकाइट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट ने कहा है उसको फॉलो करना है और साथ साथ में आपने अपना लाइफस्टाइल भी बेहतर बनाना है। अगर आप वो बेहतर नहीं बनाएंगे तो मुकम्मल तौर पे ठीक नहीं होंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच मैम। हम लोग जो है वो सेशन जो है वो एंड करने की तरफ आ गए हैं। तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया जिन्होंने क्वेश्चंस किए। होपफुली आप लोगों को जो है वो आंसर्स मिल गए होंगे। इसके अलावा अगर कोई और क्वेश्चंस हैं तो आप लोग डॉक्टर साहबा को गंगा राम में कंसल्ट
कर सकते हैं। अपना और अपने आस-पास जितने लोग हैं उनका ख़्याल रखें, स्पेशली जो कि डिप्रेशन और एंग्ज़ायटी वाले पेशेंट्स हैं उनको सुनें, उनकी बात मानें, उनको डॉक्टर्स के पास ज़रूर लेकर जाएँ। ये एक सीरियस बीमारी है जो कि बहुत ज़्यादा जो हमारी जनरेशन में स्पेशली जो है वो बहुत ज़्यादा आ चुकी है। थैंक यू सो मच मैम। अपना और अपने आस-पास वाले लोगों का ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू वेरी मच।